हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू धून लॉ मेंटर एंड वेलकम टू बीएनएस 2023 लेक्चर सीरीज। हमारे डेफिनेशन पार्ट पूरा हो गया है। आपने अप्रोच टू स्टडी बीएनएस 2023 को भी समझ लिया। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे क्राइम के बारे में। हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो है जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम। व्हाट इज द जूरिस्प्रूडेंशियल बेसिस ऑफ क्राइम। ये जो टॉपिक है ये आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस एग्जामिनेशन से या आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। Jurisprudential aspect of crime. Jurisprudential aspect of crime. क्राइम का जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट क्या है, ये हमारा आज का पहला सब टॉपिक है। जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम एज फार एज इट इज कंसर्न्ड, बेसिकली आप इससे क्या समझते हैं। देखिए, जहां तक कंसेप्ट ऑफ क्राइम की बात है, कंसेप्ट ऑफ क्राइम इज सीन इन द पर्सपेक्टिव, कंसेप्ट ऑफ क्राइम सीन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिमिनल लॉ। जब भी आप क्राइम की बात करेंगे, क्राइम इज ऑलवेज सीन विद रेफरेंस टू द क्रिमिनल लॉ। क्राइम you will see always in perspective of, always with reference to criminal law। क्रिमिनल लॉ के रेफरेंस में आप क्राइम को देखते हैं। ठीक है, क्राइम क्या करता है, क्राइम अफेक्ट्स द इंडिविजुअल कंसर्न्ड एज वेल एज द सोसाइटी एज लार्ज। अ क्राइम क्यों है, अभी उसकी भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्राइम अफेक्ट्स दी सोसाइटी एट लार्ज। इंडिविजुअल को तो अफेक्ट करता ही करता है, मगर हमारी पूरी सोसाइटी को भी जब भी कोई क्राइम कमिट होता है वो अफेक्ट करता है। यही कारण है कि क्राइम को क्या कहा जाता है, क्राइम को हम क्या कहते हैं, इट इज अ वायलेशन ऑफ राइट इन रेम, वायलेशन ऑफ right in rem, right in rem of an individual, of an individual। अब ये right in rem क्या होता है, right in rem का मतलब होता है which are available against the whole society। right in rem होता है which are available against होल सोसाइटी। ठीक है, जैसे क्राइम का आप एग्जांपल लो, थेफ्ट का आपने एग्जांपल लिया। आपका क्या राइट है राइट इन रेम की पर्सपेक्टिव में, आपका ये राइट नहीं है कि मिस्टर एक्स आपके सामान की चोरी ना करे, बल्कि आपका राइट क्या है कि नोबडी कैन कमिट थेफ्ट ऑफ योर प्रॉपर्टी। एंटायर वर्ल्ड, कोई भी सोसाइटी का, पूरे समाज का, पूरे देश का या बाहर का भी कोई व्यक्ति आपके सामान की चोरी ना करे। ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर एक्स ना करे, मिस्टर वाई ना करे, सबके खिलाफ है ना ये। सो क्राइम इज द वायलेशन ऑफ राइट इन रेम ऑफ एन इंडिविजुअल। और राइट इन रेम क्या होता है, ऐसे क्राइम ऐसे राइट जो अवेलेबल होते हैं आपको, नॉट ओनली अगेंस्ट सिंगल पर्सन बट अगेंस्ट दी होल सोसाइटी, जो आपको पूरी सोसाइटी के खिलाफ अवेलेबल होते हैं। ठीक है, क्राइम इज द वायलेशन ऑफ राइट इन रेम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखिए, जहां तक हम क्राइम की बात करें तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ। ये एक सीक्वेंस में ही चल रहा है, इसी तरीके से फ्लो चार्ट बनाइएगा आप, तभी चीजें समझ में आएंगी। पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है, पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ क्या है, इसके दो एस्पेक्ट है बेटा, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं। पहला है कंजर्व एंड प्रोटेक्ट
right in rem of an individual, conserve and protect right in rem of an individual, ऐसे राइट्स जो किसी व्यक्ति को अवेलेबल है, किसके खिलाफ? पूरी सोसाइटी के खिलाफ, एनफोर्स जिनको वो कर सकता है, उन राइट्स को कंजर्व करना, बचा के रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये पर्पस है क्रिमिनल लॉ का पहला। दूसरा पर्पस क्या है क्रिमिनल लॉ का? टू प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ सच राइट्स, टू प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर सच राइट्स, पनिशमेंट फॉर सच राइट। जो भी आपके राइट इन रैम को वायलेट करेगा उसको पनिशमेंट देना भी क्रिमिनल लॉ का पर्पस है। यहां तक आप समझिए, आपको फिर मैं अभी इसके आगे की चीजें समझाऊंगा। देखिए क्या है कि जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम की जहां तक बात है, क्राइम का मतलब क्या होता है? क्राइम इज ऑलवेज सीन विद रेफरेंस टू और इन पर्सपेक्टिव ऑफ द क्रिमिनल लॉ। क्राइम और क्रिमिनल लॉ एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, इनका एक दूसरे से गहरा नाता है। यू कैन से दैट दे आर चड्डी बडीज। अ क्रिमिनल लॉ अफेक्ट और ए क्राइम अफेक्ट द सोसाइटी एट लार्ज। ऐसा नहीं है कि जब भी कोई क्राइम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि कहीं पर मर्डर हो गया या फिर कहीं पर रेप हो गया, ऐसा नहीं है सिर्फ जो इंडिविजुअल कंसर्न है उसके खिलाफ क्राइम हुआ है वही अफेक्ट होगा, दूसरे लोगों पर नहीं होगा। बल्कि जब भी कोई क्राइम होता है तो पूरी सोसाइटी के अंदर भय का माहौल फैल जाता है। अ फियर, फीलिंग ऑफ फियर एंड शॉक परवेड्स इन द होल सोसाइटी। आपको याद है जब निर्भया गैंग रेप केस हुआ था तो पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट होने लगे थे, लोग डरने लगे थे, ये इतना जघन्य अपराध, ऐसी भी चीजें हो सकती है। यही कारण है कि लोगों ने, एनजीओज ने सरकार कानून को बदलवाने की पूरी मांग की थी। कितने आंदोलन हुए थे जब भ्रष्टाचार फैल रहा था, तो उस टाइम पर आपको याद होगा 2010-11 के करीब बहुत सारे एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू हो गए थे। ठीक है, अगर कहीं पर कोई मर्डर होता है तब भी उस स्थिति के अंदर जो सोसाइटी है उसके मन में आतंक फैल जाता है। वो सोचते हैं सोसाइटी कि ऐसे क्राइम नहीं होने चाहिए, है ना। बिहार का सिचुएशन आपको पुराने टाइम की याद होगी, जंगल राज, लोग जाने से डरते थे। आई एम नॉट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ बिहार, मगर इसी तरह यूपी में भी क्राइम बहुत ज्यादा था एक टाइम पर। अब उस क्राइम को कम करके सेंस ऑफ सिक्योरिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ाई जा रही है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कानून का राज आ गया है। गॉट माय पॉइंट? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको इस पर्सपेक्टिव से। अ क्राइम अफेक्ट्स द सोसाइटी एट लार्ज। और जो क्रिमिनल लॉ है और जो क्राइम है वो क्या है? सॉरी, क्राइम क्या है? क्राइम इज द वायलेशन ऑफ राइट इन रेम ऑफ एन इंडिविजुअल। राइट इन रेम क्या होते हैं? विच आर अवेलेबल अगेंस्ट द होल सोसाइटी, नॉट अगेंस्ट द मेन कल्प्रिट। जो क्राइम कर रहा है सिर्फ उसके खिलाफ नहीं है या एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी सोसाइटी के खिलाफ आप उसको एनफोर्स करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मिस्टर एक्स मर्डर नहीं करेगा, मिस्टर एक्स चोरी नहीं करेगा आपके सामान की, बल्कि ऐसा है कि पूरी सोसाइटी का कोई भी व्यक्ति आपके खिलाफ कोई क्राइम नहीं करेगा। दैट इज व्हाई वी कॉल द क्राइम एज द वायलेशन ऑफ राइट इन रेम ऑफ एन इंडिविजुअल। अब now coming to the purpose of criminal law, as far as purpose of criminal law is concerned, it is twofold. पहला पर्पस है, पहला ऑब्जेक्टिव। आप अपना ये फ्लो चार्ट बनाते रहिएगा, इसको छोड़िएगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे क्रिमिनल लॉ के कॉन्सेप्ट, क्रिमिनल लॉ के बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टूफोल्ड। फर्स्ट इज टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द राइट इन रेम ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के जो राइट इन रेम है, जो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट, उसके जो पूरी सोसाइटी
के रेफरेंस में वो अपने राइट को एनफोर्स करा सकता है। उन राइट्स को कंजर्व करना, उनको प्रोटेक्ट करना, ये पर्पस है क्रिमिनल लॉ का। दूसरा पर्पस क्रिमिनल लॉ का क्या है? दूसरा पर्पस क्रिमिनल लॉ का ये है कि टू प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ सच राइट। टू प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ सच राइट। जो राइट इन रेम ऑफ एन इंडिविजुअल है, अगर उन राइट्स का कोई वायलेशन हो जाता है, तब उस स्थिति के अंदर रेमेडी प्रोवाइड करना भी या पनिशमेंट प्रोवाइड करना भी ये क्रिमिनल लॉ का पर्पस है। यहां तक क्लियर? अब आगे देखिए, जो मैं ये फ्लो चार्ट बनाऊंगा ये इसी पेज का कंटिन्यूएशन है, इसी चार्ट का कंटिन्यूएशन है, तो आप इसको नीचे ऐड ऑन कर लीजिएगा, मगर मैं स्क्रीन को यहां से रिमूव कर रहा हूं। देखिए, अब जो हमने ये दो पर्पस पढ़े थे, एक जो ऊपर मान लीजिए कंजर्व एंड प्रोटेक्ट सच राइट इन रेम ऑफ एन इंडिविजुअल, और दूसरा ये कौन सा था? इधर क्या था हमारा? प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर दी वायलेशन ऑफ सच राइट। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या पता चलता है कि क्रिमिनल लॉ इज एसेंशियली अ पब्लिक लॉ। क्रिमिनल लॉ इज एसेंशियली अ पब्लिक लॉ। है ना? इस चीज से हमें पता चलता है कि क्रिमिनल लॉ का नेचर कैसा है? पब्लिक लॉ। एज फार एज आपके एग्जाम इज कंसर्न, तो आपसे एग्जाम में फिर ये पूछा जा सकता है कि क्रिमिनल लॉ का नेचर कैसा है। इज इट अ प्राइवेट लॉ, इट इज अ पब्लिक लॉ, इट इज अ सिविल लॉ? तो आपका जवाब क्या है? पब्लिक लॉ है। बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा आपके भारतीय न्याय संहिता की तैयारी। क्रिमिनल लॉ एसेंशियली इज अ मैटर ऑफ पब्लिक लॉ as it protects public rights, as it protects public rights of an individual, as it protects public rights, as it protects public right, so it is a public law। क्योंकि ये essential matter है, कैसा? प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक राइट्स, इस वजह से ये एक पब्लिक राइट है। जहां तक जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम की बात है, जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम, it lies in the balancing of conflicting interest, balancing of conflicting interest। न्याय की देवी पता है ना, उनके पास क्या होता है? उनके पास तराजू होता है। तो उसी चीज पे लॉ इज नथिंग बट दी बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। दो पार्टीज के जो इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको बैलेंस करना। अगर आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया है तो उस मैटर को ठीक करना, मतलब आपके कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना, उस व्यक्ति को जेल में पहुंचाकर और उससे फाइन वगैरह लेकर आपको देकर। अगर फाइन भी नहीं मिलता, अगर आप उसको पनिशमेंट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार उसको कानून के थ्रू उसको पनिशमेंट मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक शांति मिलती है कि हाँ भाई इसने मेरे साथ बुरा किया और इसको पनिशमेंट, उसकी सजा मिल गई। और अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि कोई और व्यक्ति मेरे खिलाफ ऐसा क्राइम नहीं करेगा। जहां तक क्रिमिनल लॉ की बात है, जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ की बात है, वो क्या है? बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट किसके रेफरेंस में? बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विद रेफरेंस टू दी पब्लिक राइट। बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दी पब्लिक राइट्स। क्यों? बिकॉज क्रिमिनल लॉ इज अ मैटर ऑफ पब्लिक राइट। इस पब्लिक राइट का मतलब क्या है? इस बैलेंसिंग को आप देखना होता है कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी डन एट बोथ लेवल, at the individual level and at the societal level। देखिए, जस्टिस मीन्स, और जो जूरिस्प्रूडेंस की बात है किसी भी क्रिमिनल लॉ की, उसके रेफरेंस में ये बात है कि जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम क्या है? बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट बिटवीन दी पर्संस और
बैलेंसिंग ऑफ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, क्योंकि हम क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं तो दैट बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट हैज टू बी डन विद रेफरेंस टू व्हाट, विद रेफरेंस टू पब्लिक राइट्स। और पब्लिक राइट के रेफरेंस में हमें बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट करनी है तो हमें वो टू फोल्ड करनी पड़ेगी, विद रेफरेंस टू द इंडिविजुअल एंड विद रेफरेंस टू द सोसाइटी एट लार्ज। सोसाइटी एट लार्ज, आप इसको इस तरीके से समझिए, इंडिविजुअल के रेफरेंस में इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, सॉरी इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल। दूसरा इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी एट लार्ज, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी एट लार्ज। ये क्या है बैलेंसिंग? देखिए इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति के खिलाफ क्राइम किया है तो जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है उसको रेमेडी कैसे मिलेगी, उसके फेवर में जस्टिस का तराजू कैसे घूमेगा, जब आप क्रिमिनल को सजा दे दोगे। और क्रिमिनल ने गलत काम किया तो उसको सजा मिल गई, तो यहां पर बैलेंसिंग इंडिविजुअल लेवल पर हो रही है। मगर सोसाइटी के लेवल पर जब भी कोई क्राइम होता है तो सोसाइटी के अंदर शॉक एंड फियर की फीलिंग आ जाती है, जिस वजह से क्या होता है, होल सोसाइटल कंसाइंस इज शॉक्ड। सोसाइटी के अंदर भी भय के माहौल को खत्म करने के लिए, सोसाइटी में भी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्रिमिनल को पनिशमेंट दी जाती है कि हाँ कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं द स्टेट इज गिविंग इंडिकेशन और अश्योरेंस टू द कंसर्न्ड इंडिविजुअल दैट nobody can commit crime against any individual of the society, कि कोई भी व्यक्ति सोसाइटी के किसी भी मेंबर के खिलाफ क्राइम नहीं कर सकता। हाँ आप देखिए, आपको मैं दिखा भी रहे हैं कि अगर कोई करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। मतलब कहीं ना कहीं स्टेट ये कह रहा है कि इफ somebody commits crime against any member of the society, then in that case state is there to protect the rights of the society in the manner that state will provide punishment to the concerned individual or concerned offender। तो यहां पर क्या है कि बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्रिमिनल लॉ पब्लिक राइट है, तो पब्लिक राइट होने की वजह से जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की जाएगी वो भी दो लेवल पे की जाएगी, इंडिविजुअल लेवल पे और सोसाइटल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल पर कैसे हो रही है? इंडिविजुअल लेवल पर हो रही है ऑफेंडर को सजा देकर, एंड विक्टिम को अगर पनिशमेंट दी जा रही है, विक्टिम को अगर कंपेंसेशन दी जा रही है तो वो भी उसका पार्ट होगा। इंडिविजुअल लेवल पर कैसे हो रही है? ऑफेंडर को पनिशमेंट देकर। और सोसाइटल लेवल पर कैसे हो रही है? सोसाइटल लेवल पर इस तरीके से बैलेंसिंग हो रही है कि सोसाइटी के माइंड से भय को खत्म किया जा रहा है कि देखिए अगर आपकी सोसाइटी में, आपके, हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर कोई व्यक्ति क्राइम करेगा तो उसको हम सजा दे देंगे। डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट हो रहा है एक तरह से। सो ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट इस लेवल पर की जाती है, बोथ एट द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटल लेवल। तो ये आपका जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम है का ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करेंगे। आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, उसको हम क्लियर करते चलेंगे साथ ही साथ। तो आप बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात समझ गए कि जो सोसाइटल रेमेडी प्रोवाइड करनी है, कानून की तरफ से जो रेमेडी प्रोवाइड करनी है क्रिमिनल लॉ के अंदर, सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं देनी, सोसाइटी को भी देनी है। इंडिविजुअल को तो आपने क्रिमिनल को पनिश कर दिया तो उसको सुकून मिल गया, कंपेंसेशन मिल गई, बहुत सारी चीजें हैं। मगर सोसाइटी को आप ये रेमेडी दे रहे हैं कि आप से हम क्रिमिनल को बहुत दूर रखेंगे, क्रिमिनल नॉर्मल इंडिविजुअल को, पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अगर किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको हम सजा देंगे। इससे क्या हो रहा है? सोसाइटी को क्या, सोसाइटी के क्या बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट सेव हो रहे हैं कि नो पर्सन कैन कमिट क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। गॉट माय पॉइंट? तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो खत्म होता है। आप
कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। आप को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि आपको जब भी इस चैनल पर कोई नई इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी आपको उसकी नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाएगी। और इस चैनल पर आपको पता ही है हम जुडिशरी और एपीओ एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करते रहते हैं, जैसे कि ये अब भारतीय न्याय संहिता 2023 आपको पढ़ाया जा रहा है डिटेल। चलिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।